Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो आर्टिकल्स है वो है फर्स्ट, इंडिया रेडी टू होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति. ठीक है, तरंग शक्ति इज़ अ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो जवान हैं वो करते हैं. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि आजकल एग्जामिनेशंस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बहुत एक्सरसाइजेज है एंड आपको देखने को मिलेगा कि एग्जामिनेशन का जो शिफ्ट है वो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा बायलैटरल रिलेशंस और हम किसके साथ कैसा एक्सरसाइजेस करते हैं, किस कंट्री के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है, उसके ऊपर काफ़ी एग्जाम जो है फोकस ओरिएंटेड जो है आपको देखने को मिलेगा. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक टू अंडरस्टैंड. सेकेंड इज कैनेडा एंड इंडिया आर कमिटेड टू वर्किंग टुगेदर ऑन सम इंपॉर्टेंट इशूज सेज ट्रूडो. तो आपको पता होगा दैट इंडिया एंड योर कैनेडा हैड हिट द रॉक बॉटम. मतलब इतना बुरा रिलेशन हमारा कैनेडा के साथ कई सालों में, एटलीस्ट वी कैन से कि जब से हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद से, तो इट्स very very poor. And G7 is one thing that I wanted to discuss with you guys. G7 is one topic जो important है और अभी चल रहा है and it is very much in news. And what is its implication with India? That is also something we need to ponder upon and we need to discuss. ठीक है, so this is very important topic. Third is, I don't think I need to stress upon this topic that PM Modi released 17th installment of किसान सम्मान निधि फंड इन वाराणसी. सो आपको पता होगा किसान सम्मान निधि इज़ अ हेल्पिंग पैकेज जो है हम हमारे किसान भाई बहनों को जो है देते हैं एवरी ईयर 6,000 रुपीज़ 3 इंस्टॉलमेंट में 4 मंथ के गैप में जो है हम रिलीज़ करते हैं. एंड इट्स काइंड ऑफ ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. सो वो ट्रांसफ़र जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड दिस इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ the Indian government. So this is very very important. I don't think I need to stress upon this topic. And last is Ukraine peace summit ends with hope. ठीक है, so ये बहुत important है. I think these two are very very current oriented and very very internationally very very हैपनिंग न्यूज़ जो है हमें कवर करना होगा. हमारा ये एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड दिस PM किसान निधि सम्मान निधि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं. पहला है इंडिया इज रेडी टू होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन अगस्त. ठीक है, सो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टी नेशनल. मल्टी नेशनल मीन्स बहुत सारे नेशंस होंगे. सो वो नेशंस हम देखेंगे कौन कौन से हैं. एंड तरंग शक्ति इज तरंग मीन्स योर स्काई. ठीक है, हिंदी में तरंग का मतलब होता है काइंड ऑफ स्काई. ठीक है, तो स्काई पे जो है हम हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो जवान हैं एंड साथ ही हमारे बहुत सारे मल्टीनेशनल जो पार्टीज है वो आकर हमारे साथ जो है ये एक्सरसाइज करेंगे. तो उस एक्सरसाइज के बारे में हम देखते हैं. ठीक है, सो इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट मल्टीनेशनल, देखिए पहला हो जाता है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 विल बी हेल्ड इन अगस्त में किया जाएगा एंड इज लाइकली टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ 10 कंट्रीज. 10 कंट्री जो है यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करेंगे इन एडिशन to a few others acting as observer. Enriched with the red flag exercise experience, the Indian Air Force keenly looks forward to hosting the participating contingents from other countries during तरंग शक्ति. ठीक है, सो ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है. इंडिया कंडक्ट करवा रहा है और फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है. बहुत बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द प्लान इज टू इन्वाइट फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज विथ whom the Indian Air Force interacts regularly and has certain degree of interoperability, officials said. Tarang Shakti was earlier planned to be held in the end of 2023 but got deferred. The exercise is now scheduled to be held in 2 phases. The first phase will be held in southern India in the first 2 weeks of August and second will be in the western sector in the end of August to mid September. तो 2 phases में जो है एक्सरसाइज किया जाएगा. एक होगा आपका साउथ इंडिया में जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में किया जाएगा, 2 हफ्ते का ये एक्सरसाइज चलेगा. एंड जो सेकंड होगा वो वेस्टर्न सेक्टर में किया जाएगा, वो आपके अगस्त से सितंबर तक के बीच में चलेगा. रफली 2 वीक्स का जो है ये आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज आ सकती है. कंट्रीज जिनको हमने इन्वाइट भेजा है वो है कंटिजेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी जो है, ये सारी कंट्रीज जो आपको देखने को मिलेंगे. सो यू कैन सी अ काइंड ऑफ आप देख पाएंगे, एक टिल देख पाएंगे हमारा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, बिकॉज वी आर इन्वाइटिंग देम एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद दोज कंट्रीज, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट एंड वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आवर पैलेट, राइट. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे फाइटर जेट्स वगैरह जो है आप देख पाएंगे
इन्वॉल्व होंगे। फ्रांस है, फ्रांस से वी हैव अ डील विद ऑफ राफेल, राइट, ये आपको पता होगा। एंड यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज जो है, यूएस है, यूएस के साथ हम युद्ध अभ्यास एंड बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो है वो करते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहेगा। एंड टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडियन ओशन रीजन एंड इन इंडो पैसिफिक, ऐसे एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, नाम क्या है, तरंग शक्ति 2024। आई होप आपको ये याद रहेगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग कनाडा एंड इंडिया का रिलेशनशिप। हमें पता है कि कनाडा एंड इंडिया का रिलेशनशिप हैड हिट द रॉक बॉटम। अगेन वो जो निज्जर का जो किलिंग हुआ था उसके बाद से हम लोगों ने दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के जो एम्बेसीज है उनको बंद करवा दिया था फॉर सर्टन टाइम, और डिप्लोमेट्स को जो है सस्पेंड कर दिया गया। कैनेडियन डिप्लोमेट्स को जो है इंडिया से सस्पेंड कर दिया गया, एंड इंडियन डिप्लोमेट्स को भी कनाडा से सस्पेंड कर दिया गया था। सो बहुत पुअर एक रिलेशनशिप आप जो है देख पाएंगे बिटवीन इंडिया एंड योर कनाडा, बट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट इशू, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट बिकॉज मतलब हम किसी पे प्रेशर आके नहीं, वी वॉन्ट टू सॉल्व इट बिकॉज हम बिना डर के वी वांट टू गिव देम आंसर, राइट। पहले वो क्या करते थे, वेस्टर्न कंट्रीज दे ट्राइड टू ओवर पावर अस, हमारे ऊपर वो अपने जो है रूल्स रेगुलेशन को थोप के हमेशा वो करना चाहते थे। बट नाउ इंडिया इज वन ऑफ इट्स, मतलब अभी हम अपने 75 ऑफ इंडिपेंडेंस में इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा वॉइस आज तक नहीं सुना गया। यू कैन सी इंडियाज पार्टिसिपेशन इन एवरी फॉरम, ठीक है। हर कोई फॉरम में आप देख पाएंगे कि इंडिया का पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। वरना और अगर आप देखेंगे कि अगर जैसे ये G7 का जो मीट है, वी आर आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट अबाउट G7। सो अगर G7 विल नॉट बी एज इफेक्टिव अगर इंडिया जैसा नेशन या चाइना जैसा नेशन या फिर अफ्रीकन यूनियन को अगर हम लोग इन्वॉल्व ना करें। तो इसीलिए आप देख पाएंगे कि लास्ट के 2-3 मीटिंग से वी आर ट्राइंग मतलब कंट्रीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू कॉल इंडिया, एंड हम जो है मीटिंग करवा पा रहे हैं। इसीलिए आप देख पाएंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देख पाएंगे इंडिया का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, इफ़ यू कम, हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है, ब्रिक्स में हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है, एंड आपका फिपिक के जैसे देश जो है, जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है, उनमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो एक ओवरऑल एक आप पिक्चर देख पाएंगे, इंडिया बीइंग वन ऑफ द की प्लेयर्स इन द सॉफ्ट हेजेमोनिक पावर, जो सॉफ्ट पावर होता है उसमें हमारा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, एंड बहुत अच्छे से हम अपने पावर्स को यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं, एंड बहुत हम वी आर एट अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि हम अगर हमारे कनाडा के साथ खराब हुए हैं रिलेशन, वी वांट टू सॉल्व दैट, एंड कनाडा इज ऑल्सो विलिंग टू सॉल्व दोज इशू। बट रिजॉल्व कब करेंगे, जब दोनों पार्टी साथ में बैठेंगे एंड दे विल हैव अ डिस्कशन। एंड डिस्कशन जो है सिर्फ वन वे नहीं होना चाहिए, बोथ वेज, बोथ द पार्टी शुड बी इन्वॉल्व, और बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होंगे तभी जो है इसका रिजोल्यूशन कुछ निकल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि G7 के मीटिंग में, क्योंकि आपको पता होगा कि G7 जो है 7 इंडस्ट्रियलाइज नेशन विच इंक्लूड्स कनाडा, UK, US, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड योर वेस्टर्न कंट्रीज, जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है, वो यहाँ पर जो है आपके जर्मनी इज वन कंट्री। तो ये सारे जो है एक जगह पर मिले थे और इंडिया को एज अ इनवाइटी कंट्री भेजा गया था लास्ट टाइम भी, जब सॉरी नॉट जर्मनी बट जापान, ठीक है। तो जापान जो है, जापान में लास्ट टाइम जो है, जापान में जो है जब मीटिंग हुआ था तब भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था। इस बार इटली में हुआ तो इटली में भी यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया। सो यू कैन सी, और वहाँ पर ही जो है जस्टिन ट्रूडो जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो है वहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, एंड दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दोस इशू, जिसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है दोनों कंट्रीज के बीच में, दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट इशू, ठीक है। सो यहाँ देखिए, इंडिया एंड कनाडा एग्रीड टू वर्क टुगेदर टू डील इन सम वेरी इंपॉर्टेंट इशूज, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो said on Saturday. Mr. Trudeau's statement comes from when he met Prime Minister Modi in the G7 outreach in Italy. This is the first time आफ्टर द निज्जर वाला इंसिडेंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दोनों एक साथ जो है फेस टू फेस आए हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और आपके इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो पहली बार आफ्टर दैट इंसिडेंट दोनों सामने आए हैं। यू कैन से कि G7 के बाद पहली बार ही ये लोग मिले थे। और वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स announced a high level inquiry into the US allegation more than 6 months ago, it consistently refused to accept Canadian charges, ठीक है। सो आपको पता होगा हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट फाइव आइज अलायंस, इफ यू रिमेंबर, कि फाइव आइज अलायंस ने बोला था कि निज्जर के किलिंग में इंडिया का हाथ है, इफ यू रिमेंबर दोस्त
डिस्कशंस। तो वहाँ पर इंडिया के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए कि हमने ही मारा है, ठीक है, हमने ही दूसरों के लैंड पे जाके प्रूव किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला था कि हम एक हाई लेवल इंक्वायरी बिठाएंगे, बट उन्होंने कॉन्स्टेंटली जो कनाडा का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, डायरेक्टली जो इल्ज़ाम लगाया है, हमने उसको रिफ्यूज़ किया है, ठीक है, वी हैव रिफ्यूटेड दोज एलिगेशंस, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या बोला, टू डेट वी नेवर हैव रिसीव्ड एनीथिंग विच इज स्पेसिफिक और वर्दी ऑफ बीइंग परस्यूड बाय आवर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग हैज चेंज्ड इन लास्ट फ्यू डेज इन दिस रिगार्ड। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जो है उन्होंने बोला, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे एलिगेशंस जो है, बहुत सारे एलिगेशंस जो है कनाडा ने इंडिया के ऊपर लगाए थे, सो उसको रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट वी आर नॉट, हम जो है अपने आप को सप्रेसिव या फिर सबमिसिव पोजीशन पे नहीं लाएंगे। हमने भी बोला है कि हम वी विल ट्राई, और हम लोगों ने हाई लेवल इंक्वायरी भी बिठाई है। तो जब वो इंक्वायरी का जो है रिजल्ट निकलेगा, देन वी कैन कंक्लूड समथिंग। हम किसी ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा लिया और हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक सॉवरेन कंट्री। वी डोंट वी ट्राई टू मेंटेन एंड रेस्पेक्ट अदर सॉवरेनिटी ऑल्सो, ठीक है। सो इस तरीके का अगर कुछ इल्ज़ाम लगाया जाता है, देन इट्स ऑल्सो देयर ड्यूटी कि वो अपना ड्यू डिलीजेंस के साथ चेक करे और फिर बोले। और हमारा भी ये काम रहता है कि हम भी ऐसा एक इंक्वायरी बिठाए और कमेटी बिठाए जहाँ पर वी हैव अ डिस्कशन, हम जो है डिस्कस करें और इन्वेस्टिगेशन करें क्लियरली और अच्छे से, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है ये जो अनबन है उसको हम रिजॉल्व कर पाए। एंड साथ ही क्योंकि दोनों कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे ना, बोथ कंट्रीज़ आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप देखेंगे कनाडा में इंडियन डायस्पोरा इज ह्यूज इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा, ठीक है। एंड इंडिया में भी बिकॉज वी हैव अ रिलेशनशिप, सो वहाँ से भी बहुत कुछ इंपोर्ट होकर इंडिया में आता है, यहाँ से इंडिया से भी बहुत कुछ चीज़ें जो है एक्सपोर्ट होकर जाता है। सो वी हैव अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप। और इस तरीके का अगर हमें किसी के साथ पुअर हो जाते हैं रिलेशनशिप, दैट हर्ट्स द इकोनॉमी ऑल्सो एंड द कल्चरल जो डायस्पोरा है उसमें भी थोड़ा सा जो है आप दिक्कत देख पाएंगे। सो वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व एक्टिवली विद कनाडा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, पीएम किसान जो है उसका जो है फंड जो है वो पीएम मोदी जो है रिलीज़ करने वाले हैं, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि पीएम किसान सम्मान निधि जो है ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का जो है इस पे ये जो है हम अमाउंट जो है वो भेजने वाले हैं टू 92.6 मिलियन बेनिफिशियरीज, ठीक है। 92.6 मिलियन बेनिफिशियरीज को 2-2 हज़ार रुपये जो है हम भेजेंगे। तो काफ़ी बड़ा जो है ये कॉर्पस होता है एंड दिस इज ऑल्सो फ्लैगशिप मिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम में आप इस पर रिपीटेटिव क्वेश्चन देख पाएंगे आप एवरी ईयर, क्योंकि बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी बिग टॉपिक इन द एग्जामिनेशन, आई नो आप लोगों को भी पता होगा। सो वहाँ पर ये टॉपिक बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और वैसे भी ये फ्लैगशिप मिशन है तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्कीम जो है 6,000 रुपये पर साल एवरी ईयर ये आपके जो बेनिफिशियरीज है उनको ये दिया जाएगा, ये बोला गया है ऐसा। और ये लॉन्च कब किया गया था? आपको 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। फंडिंग क्या है? 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपको पता होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट का सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अगेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका मैंने आप लोगों को बहुत डिफरेंसेस जो है बहुत बार बताया है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर ऑफ द कोर स्कीम्स क्या होता है, ठीक है। सो वो सब भी मैंने आप लोगों को समझाया था, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को ये डिफरेंसेस याद होने चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्रीज आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बताती है कि हमारे यहाँ पर इतने इतने मिलियन ऑफ फार्मर्स हैं, उनको वो अपने आप को स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर कराते हैं। स्टेट गवर्नमेंट गिव्स द एंटायर डेटाबेस टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसे जो है भिजवा देते हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स procuring various input to ensure proper crop health and appropriate yields commensurate with anticipated farm income at the end of each crop cycle to protect them from falling the clutches of money lenders। जो भी है expenses जो है ये हमें पता है। देखिए, कुछ स्कीम्स होती है ना, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO के अंतर्गत, कुछ स्कीम्स ऐसे होती है जो WTO ने बेसिकली उन्होंने दे हैव डिवाइडेड दी स्कीम्स, ठीक है। बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जो बहुत डिस्टॉर्शनरी इन नेचर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सो वो MSP जो है इट्स काइंड ऑफ डिस्टॉर्शनरी, ठीक है, क्योंकि हम सब्सिडी देते हैं, सब्सिडाइज्ड प्राइस में उसको प्रोक्योर करते हैं और उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत
कम प्राइस में वो हम बेचते हैं उनको आगे जाके, तो दैट्स वेरी डिस्टॉर्शनरी, ठीक है। सो बहुत सारी कंट्रीज में, कंट्रीज विच इंक्लूड ब्राज़ील और बहुत सारी बड़ी बड़ी वेस्ट की कंट्रीज में, दे हैव कॉन्स्टेंटली रेज देयर कंप्लेंट्स इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट इंडिया ने भी अपना पोजीशन जो है उसको, स्टांस को स्ट्रांग रखते हुए बोला है कि वी, बिकॉज आवर फार्मर्स आर सो वल्नरेबल सेक्शन, वी कैन नॉट जस्ट लेट देम गो। हम सिर्फ MSP ना अनाउंस करके हम ऐसे नहीं रह सकते, ठीक है। हमारे फार्मर्स जो है दे आर सो वल्नरेबल सेक्शन कि हमें उनको इस तरीके का हेल्प देना चाहिए। सो MSP दैट कम्स इनटू द एम्बर बॉक्स, ठीक है। एम्बर बॉक्स में दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। वैसे अभी कुछ एक्सेप्शंस है, इसीलिए हम MSP अभी भी दे पा रहे हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी है। बट इफ यू सी दिस PM किसान जो है, किसान सम्मान निधि, दिस इज नॉट इन द एम्बर बॉक्स, दिस इज इन द ग्रीन बॉक्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ग्रीन बॉक्स में इट इज अलाउड। तो PM जो किसान है ना, दिस इज अलाउड, ये अलाउ है। इस तरीके से हम पैसे उनको दे सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर हार्वेस्ट, योर क्रॉप साइकिल। उसमें आप जो खेती है उसमें आप हेल्प नहीं कर रहे। MSP में तो आप सो करने से पहले ही पैसे दे देते हैं ना, मतलब आप उनको बोल देते, गारंटीड है ना कि हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन यहाँ तो आप क्रॉपिंग पे कुछ हेल्प नहीं कर रहे, आप तो फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं ना, आप उनकी खेती में हेल्प नहीं कर रहे, आप उनको पोस्ट हार्वेस्ट या फिर मनी लेंडर के क्लचेस से बचाना चाहते हैं। तो दिस इज ग्रीन बॉक्स, दिस इज अलाउड, बट MSP इज नॉट अलाउड। MSP को एम्बर बॉक्स में रखा हुआ है, बट फिर भी हम दे रहे हैं बिकॉज उन्होंने हमारे जो इस प्ली है उसको अंडरस्टैंड किया और उसको, वो जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड करके रखा है, इसीलिए हम अभी भी MSP भी दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि MSP बंद हो गया, मैं आप लोगों को एम्बर बॉक्स का कंसेप्ट समझा रही हूँ। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये आप लोगों को आना चाहिए। तो आप लोगों का क्या काम रहेगा, आप लोग WTO को पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेशन वगैरह समझेंगे, और ये ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स है ना, इसको आप लोग अच्छे से करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। एम्बर बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करके आएंगे। चलिए, लास्ट न्यूज, द लास्ट न्यूज फॉर द डे इज यूक्रेन पीस समिट एंड्स विद द होप, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ था कि एक 2 डे का पीस समिट हुआ था यूक्रेन में और उसको एंड किया गया। G7 अगर आप देखेंगे ना, तो G7 का इस बार का एजेंडा था कि जो रशिया का जो फ्रीज एसेट्स है ना, उसको हम लोग यूज करेंगे टू फंड यूक्रेन अगेंस्ट रशिया ओनली। तो रशिया के फंड्स को ही हम G7 वाले यूक्रेन को देंगे एंड यूक्रेन विल फाइट द वॉर। सो इस साल का काफ़ी बड़ा एजेंडा भी यही था कि क्या हम लोग वो पैसे देंगे टू दी कंट्री जो हमारे यूक्रेन है, तो ये उनका इस बार का एजेंडा था। तो उसके बाद जो है एक 2 दिन का पीस समिट हुआ था जो यूक्रेन में, यूक्रेन का जो पीस समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, स्विट्जरलैंड में जो है ये समिट जो है करवाया गया था। और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो है उन्होंने होप किया था कि ये वॉर जो है रशिया के साथ यूक्रेन का वो ख़त्म हो, ठीक है। 8 countries and 4 organizations of 100 attending delegation supported the final joint communique that emerged out of the path to peace summit looking the ways to end Russian-Ukraine war, जो फरवरी 2022 से चल रहा है। 2 साल हो गए कंटिन्यूसली वॉर जो है दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहा है। द ऑनगोइंग वॉर ऑफ रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन कंटिन्यूज टू अ लार्ज स्केल ह्यूमन सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन एंड टू क्रिएट रिस्क ऑफ ग्लोबल रिपरकशंस जो है। ऑब्वियसली आप अगर देखेंगे, जब जिस साल 2022 में जिस ईयर से ये फाइट शुरू हुए, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, हमारे देश में फर्टिलाइजर्स का प्राइसेस इट स्काई रॉकेटेड। वाई? बिकॉज हम फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करते थे और उसके बाद हमें ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ा, उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ गया, ठीक है। सो ये आप देखेंगे इस तरीके के जो प्रैक्टिसेस है ना, बहुत मतलब नॉट प्रैक्टिसेस बट ये जो वॉर्स होते हैं ना, इसकी वजह से ग्लोबल रिपरकशंस आते हैं। अब कोई कंट्री अगर रशिया और यूक्रेन को, यू मस्ट हैव नोन कि उनको वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। वीट का प्रोडक्शन इज मैक्सिमम एट देयर, और वहाँ से अगर वीट अगर नहीं जा रहा है टू दी कंट्रीज विच आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट, कोई कंट्री है एशिया की कोई कंट्री है या फिर अफ्रीका की कोई कंट्री है, चलिए अफ्रीका भी छोड़ दीजिए, वेस्ट की बहुत सारी कंट्रीज है जो रशिया और यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो व्हाट दे विल डू, दे अल्टीमेटली लोग तो सफ़र कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ग्लोबल रिपरकशंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो ये पीस का जो ये बातें हुआ था यहाँ पर, उसके बाद क्या है कि उन्होंने बोला है कि ये जो है एंड हो जाना चाहिए। बट जो एक बात है कि यहाँ पर रशिया का कोई भी डेलीगेशन जो है नहीं आया था। सो इट्स काइंड ऑफ वन वे बात जो है ये करना चाहते हैं। बट लेट्स होप कि यहाँ पर जो वॉर ख़त्म हो, जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको, जिनको भी पकड़ा, उन लोगों को रिलीज़ करना चाहिए, कंप्लीट एक्सचेंज होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में,
Ukraine President Volodymyr Zelensky hailed the diplomatic success of the event and said the path was open for a second peace summit with a review ending war with a just and lasting settlement. But he told a closing press conference that Russia and their leadership are not ready for just peace. ठीक है, तो रशिया, इन्होंने क्या बोला कि रशिया अभी भी तैयार नहीं है फॉर दी पीस, बट होपफुली जो है यहाँ पर एंड होना चाहिए, बिकॉज वी आर सीइंग 2 वॉर्स कंटिन्यूसली. हम जो है ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स होने वाला है आपका इजराइल हमास वॉर में, कंटिन्यूस यहाँ पर वॉर्स जो है वो चल रहे हैं आपके इन दिस रीजन ऑल्सो. इन रशिया यूक्रेन तो 2 साल से चल रहा है, और यहाँ पर हमें ये नहीं देखने को मिल रहा है कि कब एंड होगा, कब ये खत्म होगा, ये वॉर्स कब खत्म होगा. देयर इज वी कांट सी एनी एंडिंग. ठीक है, हमें कोई एंड ऑफ द टनल हमें दिखाई नहीं दे रहा. सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी सैडनिंग ऑल्सो, और बहुत बट वट वी कैन डू इज़ वी कैन स्टे होपफुल. बहुत कंट्रीज जो है इस तरीके G7 जैसे जो डेलीगेशंस है वहाँ पर आकर अगर वो और पीस समिट अगर हम करवा लें, दैट वुड बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर बोथ दी पार्टीज एंड फॉर द ग्लोबल गुड ऑल्सो. ठीक है, दुनिया भर के अच्छाई के लिए हम ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेगोशिएशन जो है वो कंटिन्यूसली चलना चाहिए. चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा. ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन. इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू.